दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट ने दोस्तों अच्छी क्लोजिंग दी है, 277 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी 1.18%। यूएसडी अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है रुपीस के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक को देखने चले तो बैंक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। मिड कैप की बात करें, मिड कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया, स्मॉल कैप वीक रहा। और स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स प्लस में और 1322 कंपनी के स्टॉक्स नीचे आके बंद हुए। सेक्टर्स को देख लेते हैं। फार्मा ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सिप्ला की वजह से आगे चल के चेकआउट करते हैं उसको। मेटल में भी अच्छी तेजी चल रही है अभी पिछले कुछ दिनों से, अगर आपने चेक किए कुछ कंपनीज, हिंदुस्तान कॉपर, इस तरह की जो कुछ कंपनीज हैं, सो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। फाइनेंस ने अच्छा किया, आईटी ने अच्छा नहीं किया, बाकी सब कुछ आज अच्छा करके बंद हो चुका है। सो देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। सो ट्रंप चाइना विजिट कर चुके हैं और कुछ हाइलाइट्स एक बार अपन देख लेते हैं। देखो, ये सब बोलने की बातें होती है कि ट्रंप ने शी को फ्रेंड बोला, फैंटास्टिक रिलेशनशिप का। सेम बातें इंडिया के साथ भी होती है, बट एक्चुअली जब एक्शन लेने की बात आती है तो कुछ और होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शी जिनपिंग ने वार्निंग दी है कि ताइवान का जो मुद्दा है, अगर गलत तरीके से हैंडल किया गया तो क्लैशेस हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, यानी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वॉर हो सकती है। तो ये यहाँ पे वार्निंग दी है ट्रंप को कि उस मुद्दे के अंदर शी जिनपिंग और जो ताइवान है वही डील करेंगे, ट्रंप उसमें अपनी नाक नहीं अड़ाए, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। साथ में देखिए दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि दोनों जो पार्टीज है वो अग्री कर चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहना चाहिए ग्लोबल एनर्जी फ्लोज के लिए। सो ठीक है, इसके बेसिस पे मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया, बट देखो बातचीत से होगा नहीं है। अगर दोनों पार्टीज अग्री होगी, चीन और यूएस, तो ईरान कहाँ पे है? ईरान को अग्री होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंट्रीज अग्री होती है तो कोई बड़ी बात है नहीं। साथ में देखिए दोस्तों, आज जो रिकवरी आई है ना, उसके पीछे कुछ पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से मार्केट ने आज रिकवरी दिखाई, उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है टैक्स को कम करने की, बट ये अनऑफिशियल न्यूज़ है और कुछ रिपोर्ट्स है जिसके जरिए अपने को सजेशंस मिल रहे हैं कि सरकार रिड्यूस कर सकती है टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन बॉन्ड्स के अंदर। सो यहाँ पे इक्विटी तक तो अभी तक बात पहुंची नहीं है, देखते पहुंचती नहीं पहुंचती है, क्योंकि टैक्स अभी बढ़ चुके हैं और रिटर्न्स है नहीं, तो टैक्स तो कम करना पड़ेगा। सो सरकार चाहती है कि कैसे तैसे करके, चलो इक्विटी में पैसे नहीं आ रहे तो बॉन्ड्स में पैसा आए, क्योंकि वो डॉलर में पैसा आएगा और इंडियन बॉन्ड्स में रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं यूएस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी की बात कुछ ऐसी है कि बॉन्ड यील्ड अगर गिरेगी, जो कि गिर सकती है, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है नहीं, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में होता है तो फिर गिर सकती है, तो फिर इक्विटीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए। और स्ट्रॉन्ग बाइंग इस वजह से देखने को मिली बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स के अंदर। ये बॉन्ड का जो इनफ्लो है उसकी वजह से बैंक्स को फायदा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि टैक्स कम हो चुके हैं इंडियन बॉन्ड्स पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जस्ट एक रिपोर्ट है जो इनसाइडर की तरफ से मिली है। और 90% जो रिपोर्ट्स होती है ना, जो इनसाइडर के साथ मिलती है, इनसाइडर के थ्रू मिलती है, वो सही जाती है। अभी तक तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, लेट्स सी कि ये सही जाती है या फिर नहीं। आगे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक्स ने अच्छा किया, प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा किया। ठीक है, बैंक्स, आईटी, बस ये दो ही सेक्टर्स है जिस वजह से इंडिया ग्रो करता है। स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो होता है फंड का या फिर बड़े इन्वेस्टर्स का या फिर निफ्टी, ग्रो करता है। आईटी में तो अभी लेने के देने पड़े हुए, आपको पता ही आईटी की सिचुएशन क्या है। बैंक्स भी नहीं चल पा रहे, लेकिन बैंक्स बेटर दिखते हैं आईटी के कंपैरिजन में। अगर कोई इन्वेस्टर है उस हिसाब से देखना चाहेगा तो बैंक्स अच्छे हैं आईटी के कंपैरिजन में। दोनों नीचे है, लेकिन अगर आप चूज करना चाहते हैं तो बैंक्स में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ सकती है आईटी के कंपैरिजन में। साथ में सरकारी बैंक्स में मेटल स्टॉक्स में बाइंग चल रही है, मेटल में बाइंग चल रही है, आपको पता ही है। हिंदुस्तान कॉपर, कॉपर के लिए देख सकते हैं, सिल्वर के लिए देख सकते हैं, गोल्ड का आपको पता ही है। सो ये कुछ अभी बाइंग जोन में चल रहा है। पॉजिटिव ग्लोबल सिचुएशन जो आपने देखा यूएस और चीन के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, उसको बेसिस मानते हुए आज मार्केट ने उस हिसाब से क्लोजिंग दी है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट की बात करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ब्रेंट नीचे आना चाहिए। अगर सही में इम्पैक्ट पड़ता या कोई फर्क पड़ता यूएस और चीन के अग्री करने से कि हॉर्मुज ओपन होना चाहिए, तो क्रूड अभी नीचे होता। लेकिन बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों क्या बोले, फर्क पड़ता है ईरान क्या बोलता है, ईरान क्या चाहता है। सो सारा खेल अभी ईरान के हाथ में है।
न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे थे और एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन इनके पास में आ चुका है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके बेसिस पे ये कुछ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे 105 पे है, नीचे नहीं है। इंडिया को 150 समथिंग कुछ पड़ रहा है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। इन्फ्लेशन को लेकर चर्चा की थी कल के वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर से देखना, उसके बेसिस पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो हमने बातचीत की है। सो निफ्टी की सिचुएशन को देख लेते हैं। देखो 2 दिन से निफ्टी संभला है, कल निफ्टी संभला, आज निफ्टी प्लस में हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकली निफ्टी अब स्ट्रांग हो चुका है या रिवर्स हो चुका है। फर्स्ट आप देखोगे तो इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पाया। सेकंड आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट था, अब यही एक रेसिस्टेंस बन चुका है। सो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, जब तक निफ्टी टेक्निकली पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव देखो तब भी नहीं बोलूंगा, तब भी आप इसको एक साइडवेज रेंज के अंदर ही मानोगे। बट अभी निफ्टी पॉजिटिव नहीं है, निफ्टी अभी काफ़ी नेगेटिव है और हाई चांसेस है कुछ भी अगर कुछ होता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो निफ्टी अंडर परफॉर्म कर सकता है। देखते हैं यूएस मार्केट किस तरह से चलता है और क्या कुछ न्यूज़ आती है, उस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म करेगा। सो ब्रॉडर मार्केट में दोस्तों कुछ है नहीं खास, ट्रेडर है वो प्ले कर रहे हैं कॉल पुट के साथ में, बस अपना रिस्क के हिसाब से जो भी है रिटर्न्स या लॉसेस ले रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर की बात करें तो 2 तरह की कंपनीज होती है, एक होती है मोमेंटम कंपनी जिसमें अभी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स मोमेंटम में है, स्टॉक मोमेंटम में है, उसमें रिटर्न्स बनने के चांसेस काफ़ी हैवी है और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स उसमें बनते हैं। सेकंड जो कंपनी होती है वो ऐसी कंपनीज होती है जिनके स्टॉक्स अभी नीचे हैं और उसको वैल्यू कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं या फिर बाय ऑन डिप कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब लोग काफ़ी कमेंट करते हैं सर आप मोमेंटम कंपनीज को डिस्कस करो, वैल्यू कंपनी या फिर जो स्टॉक अभी नीचे उसको डिस्कस नहीं करो। देखो जो स्टॉक चल रहा है जिसमें रिटर्न्स आ रहे हैं वो नहीं खरीदना है क्योंकि वो ऊपर जा चुके हैं, और जो स्टॉक नहीं चल रहा है वो भी नहीं खरीदना है क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली लोगों को खरीदना क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं दोनों तरह की यहाँ पे आपको डिटेल दे देता हूँ, आपके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अपन डिस्कस करते ही हैं, ऐसी कोई फालतू कंपनी होती नहीं है जिसका स्टॉक अननेसेसरी चल रहा है, उसके पीछे अगर कोई रीज़न है, लॉजिक है, तभी अपन उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और डेफिनेटली ऐसी कंपनीज आप देखोगे, नहीं तो फिर रिटर्न्स बनना ही नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में नहीं बनेगा, म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न नहीं बनेगा, रिटर्न बनेगा तो फिर उन कंपनीज में बनेगा जहाँ पे मोमेंटम है नंबर्स का और स्टॉक वॉल्यूम का, स्टॉक प्राइस एक्शन का। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है, इसके ऊपर फोकस करें तो बेटर होगा। बाकी कुछ ऐसी कंपनीज को देख लेते हैं जो स्टॉक अभी नीचे हैं, अच्छी कंपनीज है, रिटर्न्स आने में टाइम लगेगा, बट ये ऐसे स्टॉक्स नीचे हैं और अच्छी कंपनीज है। फर्स्ट कंपनी HDFC बैंक, 3% के साथ में तेजी आज मिली है, 15 का पी है, तो इसको एक वैल्यू कंपनी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि नंबर्स इसके डिसेंट थे, कुछ बहुत बुरे नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है कि जब भी कोई ऐसी कंपनी है जो निफ्टी का मेजर पार्ट होल्ड करती है, जैसे रिलायंस हो गया, HUL हो गया, TCS चलो अब एक्सेप्शन है टोटल IT कैटेगरी के अंदर, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं। तो जब भी अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंचती है तो उसके बाद में वहाँ पे जब बाइंग होती है तो रिटर्न्स बनने के चांसेस काफ़ी हैवी हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। इन्वेस्टर को कम से कम 1 साल का वेट करना होता है, कभी कभी ज़्यादा का भी इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो स्विंग्स देख रहे हो उसके अंदर 1-1.5 साल का टाइम लगा है अचीव होने में, तो इसमें भी कम से कम इतना टाइम लग सकता है, ऐसी उम्मीदें करनी चाहिए। तो स्टॉक अभी अच्छे प्राइस पे है। काफ़ी सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड है, जो वैल्यू कैटेगरी के हिसाब से काम करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से काम करते हैं, जिसमें पराग पारिक भी है, टॉप होल्डिंग में है HDFC बैंक और गिरावट में लगातार खरीद रहा है। जितना पार्ट निफ्टी में नहीं है उससे ज़्यादा पार्ट उस फंड में है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो बैंक है ये काफ़ी सही है, और इंडियन इकोनॉमी चलेगी तो बैंक्स को चलना ही पड़ेगा, बैंक्स के बिना इंडियन इकोनॉमी नहीं चल सकती है, ये फैक्ट है। और टॉप के बैंक्स नहीं चलेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं कि इंडियन मार्केट ग्रो करेगा। तो इसी वजह से जो बैट लेते हैं मैक्सिमम वो टॉप बैंक्स के ऊपर लेते हैं, और ये जो बैंक अभी नीचे हैं तो उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं या कुछ ऐसी कंपनीज देखना चाहते हैं जिनके स्टॉक्स अभी नीचे हो। सेकेंड जो कंपनी है टाइटन कंपनी, इसको वैल्यू कंपनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि वैल्यूशन आप देखो 72 की है, और यहाँ पे नंबर्स देखो, नंबर्स इसके ओके थे, अच्छे नहीं थे कुछ खास, लेकिन स्टॉक रिएक्शन अच्छा था तो मार्केट को पसंद आ गए, तो मान सकते हैं चलो नंबर्स अच्छे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, स्टॉक अपने सपोर्ट पे है डे चार्ट के अंदर, यानी एक्चुअली ये मोमेंटम स्टॉक ही है।
किसी ने क्वेश्चन किया कि एक साल तक गोल्ड में बाइंग नहीं होगी तो क्या स्टॉक नहीं चलेगा। देखो, गोल्ड में बाइंग नहीं होगी एक साल तक, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार ने कह तो दिया है बट लोग मानेंगे नहीं, तो गोल्ड बाइंग होगी। ज्वेलरी के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी सब बढ़ चुकी है, स्टिल लोग खरीदेंगे ज्वेलरी, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी जस्ट एक न्यूज़ आई है थोड़े टाइम पहले, उसको चेक करता हूँ, अपडेट आपको देता हूँ कि सरकार ने थोड़े से और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट करने पर। सो देखते हैं वो क्या है। तब तक ये जो सपोर्ट है अभी मोमेंटम सपोर्ट है, अगर ये मेंटेन होता है तो 13%, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो, जैसे आईटी में प्रॉब्लम है या फिर अब गोल्ड वाली जो कंपनीज है, ज्वेलरी कंपनीज है, उनमें प्रॉब्लम है, तो ट्रेडर भी छोड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ दम है नहीं, इन्वेस्टर भी छोड़ेगा एक बार के लिए क्योंकि इन्वेस्टर को और सस्ते में मिल सकती है। तो आईटी और ज्वेलरी को हम उसी कैटेगरी में मान सकते हैं। इसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में एचडीएफसी लाइफ को देखें तो यहाँ पे भी 68 का पी है, लेकिन स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास है या फिर एक ऐसे जोन में है जहाँ से तेजी आती है और अच्छी खासी तेजी आती है, बट आपको इंतजार करना पड़ता है। देखो, यहाँ पे जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है ना, तब से स्विंग्स में स्टॉक चला है, और ये जो स्विंग्स हैं ये बॉटम कहाँ पे बनाते हैं, जब गिरने के बाद में यहाँ पे नॉइस है, ये जो वॉल्यूम का आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइस है कि एकदम से, ये चलो एक्सेप्शन है कोविड का है तो वी शेप रिकवरी है, बाकी यहाँ पे नॉर्मली वी शेप रिकवरी नहीं आती, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक रुकता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन मान सकते हैं, बाकी इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी रुकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसमें बाइंग करें। अगर फंड हाउस की बात करें तो कुछ फंड्स है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वो भी एक चीज़ इसमें देख सकते हैं। स्टॉक अभी नीचे भी है, अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ में है, मोर देन 20%। एचडीएफसी का ब्रांड है, तो इसमें भी अगर कोई इन्वेस्टर इंतजार करता है 1-1.5 साल तो 35% का गैप यहाँ पे है। इसके बाद में सिप्ला, बड़ी कंपनी, निफ्टी का पार्ट है, 8% की तेजी यहाँ पे बनी, 25 का पी है, फार्मा की कंपनी है। नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे गए नहीं क्योंकि 55% इसका प्रॉफिट गिरा था, लेकिन स्टॉक फिर भी चल गया क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ आई है इंडिया बिजनेस से, और इंडियन बिजनेस के अंदर जो कंपनी अच्छा काम करेगी उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि यूएस बिजनेस तो अब खराब हो चुका है। सो ये एक पॉइंट है। सेकंड कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा है कि स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है यूएस बिजनेस रिकवरी के अंदर, कि यूएस में जो खराब बिजनेस है उसमें भी रिकवरी आएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स अभी इसके पास में है। बट ये जो सेक्टर है आईटी और फार्मा, ये काफ़ी रिस्की सेक्टर हो जाता है जब ट्रम्प सत्ता में आता है, क्योंकि ट्रम्प अगर कुछ एडिशनल टैरिफ लेके आता है फार्मा कंपनीज के ऊपर तो दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेजर सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया, लेकिन यहाँ से Q4 के रिजल्ट के बाद में ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको भी चेक किया जा सकता है अगर कोई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी देखना चाह रहा है, स्टॉक नीचे है उसके बेसिस पे। एक कंपनी है जिसको वैल्यूएशन के हिसाब से तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं, ग्रो अच्छा परफॉर्म किया था Q4 के रिजल्ट में, 55 का पी रेशो इसका आया था, और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि ये तो निकल चुकी है, लेकिन वापस से अपने रेसिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ चुका है। सो यहाँ पे इसको वॉच करना चाहिए। अगर ये अपने स्विंग को कंप्लीट भी कर लेता है तो 20% का गैप, इसमें 1-1 साल का टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर करती है, साथ में गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो इस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं।